नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। इलेक्शन का दौर है, हर कोई इलेक्शन की बातों में सराबोर है। ऐसे में जो यंगस्टर है, भारत का जो भविष्य है, उनकी क्या राय है कि इस बार सत्ता में कौन आने वाला है, किसका पल रहा है भारी? आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम मौजूद है जीजेयू यूनिवर्सिटी में। पहले आप अपना नाम बताएं। परवीन नाम है जी मेरा। प्रवीण जी, किसकी सरकार? सरकार तो पिछले आज़ादी के बाद हम देखते आए हैं, तरह तरह की सरकारें रही हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और कई बार थर्ड फ्रंट भी रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ऐसी बने जो आम जनता तक की सुने, आम आम जन की सुने परेशानियाँ क्या है। अब पहले कांग्रेस की देखिए, हम कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने अपने शासनकाल में एक तरफा 55 साल उन्होंने राज किया इस देश में, उन्होंने काम किया। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं, आंकड़ा उठा के देखते हैं, तरह तरह की रिपोर्ट, हम इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो भुखमरी के इंडेक्स देख लो आप, बेरोजगारी का देख लो क्या सीन चल रहा है। और उस टाइम जितना मतलब उन्होंने किया, मैं ये मानता हूँ कि वो पर्याप्त नहीं रहा। और आज देखो कि पूर्ण बहुमत से 10 साल में सेंटर में 10 साल हो गए बीजेपी को लगभग, वो वहाँ काम कर रही है। लेकिन आज बेरोजगारी चरम पे है। हरियाणा की बात कर लेते हैं आप। हरियाणा अगर इंडिया के अंदर देखें, पूरा ओवरऑल भारत के अंदर देखें तो हरियाणा टॉप पे है बेरोजगारी में। और अब हम देखें, पीछे का आंकड़ा आया था अभी अभी, टैक्स के रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा नंबर 1 था, यानी कि टैक्स भरने में भी, पे करने में भी हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ गवर्नमेंट कमाई भी कर रही है, नंबर 1 है। लेकिन क्या कारण है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा? बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। अब ये देख लीजिए आप, लाखों बच्चे सीईटी के एग्जाम में बैठे थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो गरीब बच्चे हैं जो एक आशा लगा के बैठे थे इतने सालों से, पिछले 3 सालों से उस सीईटी के पीछे बच्चों को लगाए लगाए रखे इन्होंने कि फॉर्म भरो, लेकिन वो नहीं पहुंचा पा रहे। फिर पॉलिसियां बना रखी है ऐसी, जैसे फैमिली आईडी का इशू उठा लीजिए, वहाँ भी सेम समस्याएं हैं। वहाँ आज आप जाके देखोगे कि जो गवर्नमेंट ने तो पॉलिसियां बना दी, आज उसके अंदर 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट ये कर चुके हैं, लेकिन वो आज भी वो चीज़ें, मतलब ग्राउंड पे वो चीज़ें सही नहीं बैठ रही है, वो स्टिक नहीं बैठ रही है, यानी कि जनता को उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। अब रही बात सरकार की, तो मैं देखता हूँ कि यूपी में शासनकाल रहा, बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा यूपी के अंदर, तो 4 बार सत्ता में रही। जैसे पहले टुकड़ों में रही, महीने 2 साल ऐसे रही, फिर एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें बनी। जब आप वो रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, और बाकी पूरे भारत के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जितना काम 55 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है देश के लिए, उतना काम 5 साल में अगर देखोगे तो बहन जी की सरकार ने 5 साल में वो काम करके दिखाया है। आप बसपा की बात कर रहे हैं, बहन जी की जो बात कर रहे हैं, वो पार्टी अभी क्या इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो इतने बड़े लेवल पे उनका नाम लिया जाए इलेक्शन के लिए? हाँ, बिल्कुल, ये तो हमें देखना होगा ना, इतनी बड़ी क्यों नहीं है? अगर अभी 10-12 साल पुरानी एक पार्टी, 10-12 साल तो हुए भी नहीं, 5-7 साल पुरानी एक पार्टी, उसका एक लीडर आके, उसका एक वर्कर आके ये कहता है कि हमें तो नेशनल लेवल पे जाना है, और उसको राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। और जब मान्यवर कांशीराम साहब 1984 के अंदर इस फील्ड में संघर्ष करने लगे, उनका नारा ये था कि हमें जो काम करना है वो गरीबों के लिए, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हमें काम करना है। जो ग्रास रूट पे जो पॉलिसियां जो गवर्नमेंट ने बनाई, जो पूर्व में जो सरकारें रही, वो गरीबों तक जो चीज़ें नहीं पहुंचा पाई, वो सुविधा हमें देनी है। और वो फर्स्ट क्लास की जो जो अपनी जॉब छोड़ के वो उनके लिए एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया कि वो एक गरीब तबके का बंदा भी ये कह सके कि भाई मैं इस शासन में, मैं इस राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करूंगा। उन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया। आज भारत के अंदर नहीं, आप देखोगे कि लोकसभा के अंदर आप बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखना, और बहुजन समाज पार्टी का कैडर जो है आज पूरे देश के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी का कैडर। और मैं ये कहता हूँ कि आप देखना कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा की सीटों के ऊपर आप देखो, कैंडिडेट लड़ाने का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पे है पूरे देश में, जो अपने कैडर के नाम से जानी जाती है। दूसरा, अपने जो कैंडिडेट के नाम से जो बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है, वो आज देश के अंदर नंबर 1 पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिर यूपी जैसे बड़े स्टेट में, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी ने चार बार सरकारें चलाई है, और एक सफल शासन जो आज विरोधी बिलोवा मानते हैं, भय मुक्त कानून व्यवस्था बनाई, भय मुक्त शासन किया, प्लस रोजगार में, शिक्षा के अंदर उनका काम देख लो आप, स्वास्थ्य सेवाएं उनके देख लो, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने के ऊपर आप देख लो। तो पर इलेक्शन 2024 की अगर बात करें, उसमें तो बसपा किसी भी हद तक काम करते हुए या प्रचार करते हुए या खुद को आगे बढ़ाते हुए दिख नहीं रही है। यही यही बात मैं इस पे आना चाहूँगा कि अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देखो यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, जहाँ बहुजन समाज पार्टी जिन कैडर को लेके चलती है, जिन लोगों की वो पार्टी है, जिनका बैनर और जिनके हकूकों के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है, उनकी आवाज़ सदियों से दबाई जा रही है। ये तो आज़ादी के बाद तो एक नया ट्रेंड चला है, सदियों से उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनकी आवाज़ तो कहीं सुनाई नहीं दे रही। दूसरी बात, हम आज बड़े बड़े नारे लगाते, गोदी मीडिया, ये मीडिया कभी कांग्रेस की मीडिया भी थी, ये कांग्रेस का प्रचार भी करती थी। आज आप देखोगे हरियाणा, आज का अखबार उठा के देखो, आपके हिसार के अंदर जो अखबार आया है ना, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छाप रखा है इन्होंने, 2 पेज के ऊपर, फिर पिछले पेज के ऊपर भी छाप रखा है। उसके अंदर वाला पेज खोलोगे तो आपको वहाँ महाराष्ट्र शिवराज चौहान का पूरा पूरा पोस्टर मिलेगा। हरियाणा, उनके पास पैसा है, वो पैसे का यूज करके
वो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि मनी मीडिया माफिया, इनसे बचना पड़ेगा। मनी मनी का यूज आपके उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो अपनी एक बुलंद आवाज बढ़ना चाहते हैं इस देश के अंदर, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है पैसे के बदौलत। फिर हम माफिया की, अगर वो पैसे से नहीं दबा तो माफिया का उनको डर दिखाया जाता है, बूथ कैप्चरिंग होते हैं, ये तो पुराना ट्रेंड है इस देश में। फिर उसके बाद अगर हम देखें मीडिया, मीडिया का अहम रोल रहता है। आज इसरो मेहनत करके चंद्रयान भेज रही है, लेकिन वहाँ फोटो चिपका दिया जाता है किसी और का। मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं कि फलाने जी ने तो कमाल कर दिया, ये हैं तो ये मुमकिन है। मतलब कौन है? नहीं, अब समझ गए उस चीज को छोड़, वो वही तो कह रहा हूँ ना कि उसको ट्रेंड बना दिया जा रहा है फालतू में। कि जिस आदमी का मतलब ठीक है, वो आज हमारे माननीय है, हमारे एक संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, उनकी गरिमा है अपने, लेकिन ये चीज देखना कि जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको क्रेडिट न देके, अगर देखो जब हमारा महीने पहले लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, वहाँ एक खबर छपती है कि वो लॉन्च पैड बनाने वाले और उसके लिए जो काम करने वाले मजदूर है ना, उनको 8-8 महीने से वेतन नहीं मिला। उनकी बात कौन उठाएगा? उनके ऊपर तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे, क्रेडिट लेने के लिए आप भाग के दौड़ के आगे ऐसे बड़े बड़े चेहरे चमका रहे हो। तो वही चीज है, अगर बड़े आप आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, उन पर जिनका नाम भी नहीं ले रहे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आरोप देखो। लोकतंत्र की सबसे अच्छी ये मतलब क्वालिटी यही है, खूबसूरती यही है लोकतंत्र की, कि एक आम नागरिक, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, यहाँ वोट का जो राइट है, वोट का राइट यानी कि एक व्यक्ति एक वोट, वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, या एक मजदूर तबके का, एक बेरोजगार युवा, एक मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, सबका वोट का राइट एक समान है। उसकी वोट की वैल्यू भी एक है, उसकी वोट की वैल्यू भी एक है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर वोटर है, अगर जागरूक वोटर है तो वो आवाज उठाएगा। और लोकतंत्र कहता है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं है तब तक कोई भी इस देश में लोकतंत्र टिक ही नहीं सकता। फिर तो अराजकता आएगी इस देश में, विद्रोह होंगे, वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, और बाकी आप देख ही रहे हो इस देश में जैसी जैसी परिस्थितियां इस देश में बन रही है, कहीं सांप्रदायिक है, कहीं और तरह की जो चीज़ें चल रही है, जातियों के अंदर जो आपसी जो टकराव चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। मणिपुर के अंदर देख लो आप क्या हुआ है, उसके साथ साथ बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी हरियाणा के अंदर नूह मेवात के अंदर देख लो। अब मैं इसका सीधा सा फेलियर मानता हूँ गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसियाँ बनाए, कानून व्यवस्था अच्छे से उसको लागू करे, उसके ऊपर काम करे और आम जनता को वो चीज़ें पहुँचाए, तो वो बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों तक वो पहुँच सकती है, वो सफल हो सकती है। अब आप कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को इतना क्यों देख रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सरकारें अच्छा काम करती तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें मीन्स उन गरीब तबके के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट आप जिस हिसाब से कह रहे हो, लेकिन बहुजन समाजवादी जो पार्टी है उसका भी फिलहाल उतनी सीटें भी नहीं। तो विधानसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें मतलब इतना एक्टिव नहीं कहा जा मैं सकता। वो कह रहा था ना कि मीडिया से भी बचना है। यहाँ मीडिया ऑलरेडी नैरेटिव सेट करती है। यहाँ आप जाओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप फेसबुक खोलोगे तब से आपको ऐड दिखाने स्टार्ट कर देंगे। पेड ऐड आती है, फलाने की आती है, ढिमकाने की, तो उनके पास पैसा है। यहाँ पॉलिटिक्स में पैसा अहम अहम रोल है। ठीक है, वो चीज़ें। दूसरा मीडिया है ना, मीडिया पहले से नैरेटिव सेट करता है, वो तीसरा फ्रंट आने नहीं देता लोगों के सामने। अगर जिस दिन बसपा मीडिया में दिखेगी, काम करती है, आप देखो तेलंगाना के अंदर जाके देखो, आज रिकॉर्ड तोड़, आज तक ये तो भीड़ पैसे दे के बुलाई जाती है। अभी पीछे एक इधर हिसार में हुआ था, पैसे दे के भीड़ आ रही है। अब रिपोर्टिंग अगर आपने वहाँ सही से की, आप पूछना वहाँ से, वहाँ लोगों को ये नहीं पता तुम आए किसके साथ हो, कहाँ आए हो। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का वर्कर जो ऑल इंडिया जहाँ काडर है, उनसे बात करके देखना, वो बताएगा कि मैं क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ। उनको पता है, उनको अपनी समस्याओं का पता है और समस्या का समाधान भी पता है। मान लेते हैं कि अब बसपा जीत, मतलब बसपा आगे जाएगी, तो अगर मान लीजिए वो जीतती भी है तो कितनी सीटें मिलने वाली हैं बसपा को? देखो ऐसा होता है, अभी अभी मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहने वाला। वो चीज़ें सब भविष्य की गर्त में वो चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार पूर्ण बहुमत से हमने देखा, कांग्रेस का राज भी देख लिया, हमने बीजेपी का भी देख लिया। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि मैं सभी देशवासियों से भी ये बात कहूँगा कि वो एक बार बना के देखे बसपा को। मतलब जो यंगस्टर है बदलाव चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, मैं गाँव गाँव घूमते हैं, हम मिलते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। बहुत परेशान हैं लोग। कांग्रेस में जो हाल था आज वो सेम बीजेपी में, कुछ खास बदला नहीं है, बस नाम बदले हैं और कुछ नहीं। काम वैसा का वैसा है, वहीं भ्रष्टाचार है, वहीं बेरोजगारी है, वहीं सब कुछ है, वहीं शोषण है, वहीं उत्पीड़न है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार बदल के देखिए आप। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मतलब आपने आज सुना होगा पूरे आज के प्रोग्राम में जो हमारी चुनाव पे चर्चा वाला जो हम एक पूरा स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं, आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा है भारी। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, नमस्कार।